हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो एनसीईआरटी की किताब है, ये पाठ आप निकाल लो, इसमें हम पढ़ेंगे पूरा। तो व्यापार शब्द आते ही आपको पता होना चाहिए कि ये तृतीय क्रियाकलाप में शामिल है। इसमें कुछ प्रादेशिक समूह दिए गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला आसियान। तो आसियान की स्थापना सन 1967 में अगस्त में हुई थी दोस्तों। और जब इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय होगा जकार्ता में। जकार्ता यानी इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थापित है। आशियाना 1967, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थापित है। इसमें बहुत से संयुक्त राष्ट्र हैं, सदस्य देश हैं इसके। तो इसमें आते हैं सदस्य देश ब्रुनई, इंडोनेशिया खुद, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। मलेशिया, इंडोनेशिया खुद, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये इसके सदस्य राष्ट्र हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं CIS का मुख्यालय है शिश्क। ये पड़ता है बेलारूस में। बेलारूस शिश्क में इसका मुख्यालय है और इसमें बहुत सारे देश आते हैं, आप लिख लीजिएगा, मैं बोलता हूँ। तो इसमें आता है आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान। जितने भी तान वाले देश हैं ना सारे, ये तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तान वाले देश, किर्गिस्तान, ये सभी इसमें आते हैं CIS में। और रूस, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और बेलारूस इसमें आते हैं। तो ये दोस्तों हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं बहुत ही फेमस ओपेक की हम बात करते हैं। ओपेक की स्थापना सन 1949 भारत आज़ाद होने के बाद हुई थी और इसका मुख्यालय है वियना में। ओपेक का मुख्यालय है वियना में। तो इसमें देश की बात करते हैं, अल्जीरिया इसमें आता है, इंडोनेशिया इसमें आता है। अल्जीरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसमें ईरान हो गया, इराक हो गया, ईरान, इराक, कुवैत भी इसमें आता है ओपेक में। सऊदी अरब, ये देश आपको याद रखने होंगे। संयुक्त अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात भी इसी में आता है। और वेनेजुएला भी इसी में आता है। ये देश हैं ओपेक के। इसका मुख्यालय वियना में, सन 1949 में स्थापना। ओपेक को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स, ये इसका पूरा नाम है। तो आप इसको देशों के याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं EU यानी यूरोपीय संघ, जिसे EU कहते हैं। इसका मुख्यालय ना ब्रुसेल्स में है। यूई का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में इसका मुख्यालय है।
और इसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी। यार ईयू की स्थापना, पहले इसका नाम था ईईसी, इसकी स्थापना 1957 में हुई ईईसी, और बाद में इसका नाम हो गया ईयू, और इसकी हुई गई 1992 में। ये 2 सन है, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर देश आते हैं ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, आयरलैंड। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी देश है ना, ये यूई में आते हैं। फिर बात करते हैं LA प्रादेशिक संगठन है ये, इसका नाम है लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन। लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन, LAIA। तो इसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी, और ये है मुख्यालय इसका माउंटेवीडियो उरुग्वे में इसका मुख्यालय है। LAIA यानी लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन। इसमें देश आते हैं अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला। फिर आप इसका नाम और इसके सन याद कर लेना, देश तो अधिकतर नहीं पूछे जाते। फिर बात करते हैं नाफ्टा, NAFTA। नाफ्टा की स्थापना सन 1994 में हुई थी। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अमेरिकन फ्री स्टैंड एसोसिएशन। और इसका सदस्य देश नाफ्टा की एक ही याद रखना आपको, एक ही है इसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका ज़रूर याद रख लेना, एक ही है नाफ्टा, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आता है एक साफ्टा। साफ्टा की स्थापना 2006 में हुई थी। अब हम सभी की बात करते हैं एक एक की सन और उनके नाम। सबसे पहले हमने आसियान की बात करी। आसियान की स्थापना सन 1967 में हुई थी। फिर हमने बात की ईयू में आपको 2 सन बताए, 1957 और 1992। फिर LAIA, इसकी स्थापना सन 1960 में, इसका मुख्यालय है माउंटेविडियो, उरुग्वे। फिर हमने बात की नाफ्टा, NAFTA। नाफ्टा की स्थापना सन 1994 में हुई थी। और साफ्टा, इसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी। ये इसके महत्वपूर्ण प्रादेशिक समूह हैं जिनकी स्थापना कब हुई। फिर हम शुरू में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या था। ये तृतीय आर्थिक क्रिया में शामिल है व्यापार। व्यापार क्या होता है? व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान जो भी हम करते हैं वस्तु या सेवाओं को, उसे कहते हैं व्यापार। व्यापार 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एक होता है राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जैसे हम बात करते हैं 2 देशों से अधिक देशों में होने वाला व्यापार, या 2 देशों के बीच में होने वाला व्यापार, जैसे भारत और अमेरिका। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इस देश से उस देश, इससे इस देश। और राष्ट्रीय व्यापार देश के अंदर, जैसे राजस्थान, गुजरात, एक ही देश के अंदर होने वाले व्यापार को राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राजस्थान से गुजरात या गुजरात से हरियाणा, हरियाणा पंजाब, जो भी अपसरी में होता है।
तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। इसके बाद में बात करते हैं हम विनिमय। आदिम समाज विनिमय क्या था? आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था थी, जिसमें इन्होंने उदाहरण भी दिया है। जैसे एक कुम्हार है, कुम्हार द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई जाती है उसे बेचने के लिए उसे एक नल साज की आवश्यकता होती है, तो वो अपनी वस्तुएं इसे दे देता है और वो इसे लेता रहता है। और ये था व्यापार, क्योंकि उस समय ना पैसे नहीं थे, तो आपसरी में एक दूसरे की वस्तुएं दे के अपनी पूर्ति करते थे। जैसे इसने इसको मिट्टी दी और इसने उसको अपना कुछ दे दिया। जैसे यहाँ पे आ गया किसान, तो इसने या इसको ने कुम्हार ने इसको मटका दिया और किसान ने इसको गेहूं दे दी उसके बदले में। तो ये था विनिमय की व्यवस्था। उसके बाद में बात करते हैं, इसमें एक शब्द दिया है सेलेरी। सेलेरी इंग्लिश में इसमें लिखते हैं SALARY। ये शब्द ना लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सेलेरियम। सेलेरी शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सेलेरियम। और इसका सेलेरियम का अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान। नमक के द्वारा भुगतान। तो नमक के द्वारा भुगतान किया जाता था उस समय, क्योंकि उस समय समुद्र में जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, जो उस समय बहुत दुर्लभ और खर्चीला था। यही वजह थी कि भुगतान का एक माध्यम बना। तो नमक नहीं बना सकते थे और बहुत कम मात्रा में था, तो लोगों को नमक की आवश्यकता थी और इसलिए नमक के ज़रिए इसका भुगतान करने लगे। और वर्तमान समय में ये चलन नहीं है, अब पैसे के ज़रिए भुगतान करते हैं। यार दूसरे देशों में अगर व्यापार करना हो, पैसे भी अगर मान्य नहीं है, तो सबसे अच्छा व्यापार का माध्यम कौन सा है? सोना। सोना हर देश में चलता है, हर जगह चलता है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में इन्होंने एक दिया है रोम, एक रेशम व्यापार, रेशम मार्ग, जो रोम को जोड़ता है चीन से, जिसकी लंबाई इन्होंने बताई है 6000 किलोमीटर। ये एक व्यापार का माध्यम था जो दो देशों को जोड़ता था, रेशम व्यापार था। उसके बाद में व्यापारी भारत भी आए, पर्शिया, ईरान गए और इसके बाद में 15वीं शताब्दी में ना पहले विनिमय से व्यापार होता था और 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेश का उदय हुआ, उपनिवेशवाद का उदय हुआ और इस व्यापार का रूप वस्तु विनिमय के से बदलकर दास व्यापार भी साथ साथ हो गया। दास व्यापार भी इसमें लोग करने लगे। दास व्यापार क्या था देखते हैं। दास व्यापार, दास यानी किसी व्यक्ति को किसी के अधीन रखना दास कहलाता था। और व्यापार करते थे ना, किसी ने किसी को अनाज दिया तो उसने उसके बदले में उसको 100 दास दे दिए, किसी ने 200, तो वो दास उसके आजीवन उसका काम करते थे या अस्थायी रूप से खेतों में काम करते थे और उसके बाद में वो उसे आगे बेच देता था दास के रूप में। यानी दास व्यापार का मेन मतलब है इंसानों का व्यापार, इंसानों को बेच दिया जाता था। और उसके बाद में दास व्यापार पे ना रोक लगाई थी 1792 में डेनमार्क ने। ये अमेरिका में ज़्यादा था उस समय। 1807 में इस पे रोक लगाई थी ग्रेट ब्रिटेन ने।
और उसके बाद में सन 1808 में दास व्यापार पे रोक लगाई थी यूएसए ने। तो सबसे ज़्यादा इसी में था, इसने बाद में रोक लगाई 1808 में, 1792 में डेनमार्क ने, और 1807 में ग्रेट ब्रिटेन ने दास व्यापार पे रोक लगाई। आधुनिक क्रांति के बाद कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य बहुत घट गया था। तो उसके बाद में इस बुक में आगे बात करते हैं हम क्या दिया है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ना तो इनका आपस में व्यापार बंद हो गया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि अधिकतर देशों में आपसी में युद्ध हो गए थे और व्यापार बंद हो गया था। व्यापार और संख्यात्मक परिवर्तन आए। इसके तहत उन्होंने व्यापार को जारी रखने के लिए गेट की स्थापना की थी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन था और जिसका बाद में नाम बदलकर WTO कर दिया गया था। अब गेट के बारे में हम पढ़ते हैं। गेट का पूरा नाम क्या है? GATT। इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी और उसके बाद में इसका नाम WTO सन 1995 में कर दिया गया। इसका पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। कुछ देशों द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ टैरिफ, इसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ा प्रोत्साहन, और 1995 में विश्व व्यापार के रूप में इसका नाम WTO कर दिया गया। ये थी गेट। इसका मुख्यालय, गेट की हम बात करें ना तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। WTO वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष की वह पूछ लेते हैं। अब वर्तमान में कौन है तो वो आप देख लेना। और इसमें इसका नाम है वर्तमान में एनाजिओ काइबो इवेला इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। 2005 तक ना इसमें 149 सदस्य देश थे WTO में, लेकिन अब वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर वर्तमान में 164 हो गई है। जो 164वां बना है ना तो वो है अफ़गानिस्तान। अगर इसमें पूछा जाए WTO का नवीनतम सदस्य देश है तो अफ़गानिस्तान जो अभी बना है। कुल मिला के इसमें 164 वर्तमान में हो गए। फिर हम दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तो इसमें 5 आधार दिए हैं। पहला राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता, उसके बाद में जनसंख्या कारक, तीसरा दिया है आर्थिक विकास का प्रावस्था, आर्थिक विकास की प्रावस्था। चौथा इसमें दिया है विदेशी निवेश की सीमा, विदेशी निवेश की सीमा। और पांचवा दिया है परिवहन,
ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। इसमें आपसे सीधा क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं है, 3 का नाम देके चौथा नाम गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे याद कर लो। यानी राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता, विभिन्न देशों में संसाधनों में बहुत प्रकार की विभिन्नता होती है, जैसे भूमि विज्ञान, उच्चावच, मृदा, वहाँ की जलवायु में विभिन्नता के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत सारी विभिन्नता देखी जाती है। जैसे भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन को आधारित निर्धारित करती है, और धरातलीय विभिन्नता फसलों और पशुओं को निर्धारित करती है। निम्न भूमियों की कृषि संभाव्य अधिक होती है, जो निम्न स्थलीय भाग होते हैं वहाँ पे अधिक होती है, जो ऊंचे भाग होते हैं वहाँ पे पर्यटन की संभावना भी अधिक होती है। तो ये राष्ट्रीय संसाधन भी इसको प्रभावित करते हैं। खनिज की बात करते हैं हम इसमें। खनिज, जिस स्थान पे खनिज ज़्यादा है वहाँ पे औद्योगिकीकरण ज़्यादा होगा, नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं होगा। जलवायु तो बहुत प्रभावित करती है, जहाँ पे जलवायु अच्छी होगी वहाँ पे लोग अधिक निवास करेंगे। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, ऊन उत्पादन ठंडे प्रदेशों में होता है। राष्ट्रीय संसाधन यानी ऊन ठंडे स्थानों पे होता है, गर्म स्थानों पे नहीं होता। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे केला, रबड़ और कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उग सकते हैं, बाकी में नहीं उग सकते। तो ये भी इसके उदाहरण है राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता के। जनसंख्या कारक को 2 भागों में बांटा है, सांस्कृतिक कारक और जनसंख्या का आकार। और उसके बाद में आर्थिक विकास की प्रावस्था और विदेशी निवेश की सीमा और परिवहन, ये सभी इसमें आएंगे। तो फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष। ये सीधे क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है चाहिए। पक्ष की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने पक्ष होते हैं, तो आपको याद रखना है 3। कौन कौन से होते हैं? परिमाण, पहला पक्ष परिमाण, दूसरा पक्ष प्रखंडीय संयोजन, और तीसरा पक्ष व्यापार की दिशा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 पक्ष होते हैं, परिमाण, प्रखंडीय संयोजन, व्यापार की दिशा। परिमाण क्या होता है? व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल। जो हम वस्तुएं व्यापार करते हैं उसका वास्तविक तौल होता है ना, वास्तविक तौल, उसे कहते हैं परिमाण। और उसके बाद में इस बुक में क्या है खास? व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन क्या होता है? व्यापार संतुलन, इसमें 2 परिभाषा दी है इन्होंने अलग अलग, देखते हैं। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात और निर्यात, जैसे भारत के द्वारा अन्य देश यानी यूएस से जापान, चीन, रूस, इन वस्तुओं को हम आयात करते हैं। जैसे हमने आयात की गेहूं और उनसे हमने ले लिया कुछ और वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक का सामान। आयात और निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है, इससे व्यापार संतुलन रहता है। अब इसमें 2 परिभाषा दी गई है, वो देखते हैं। यदि आयात का मूल्य निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है, यानी आयात को हम मान लें 100 और निर्यात को मान लें 50, आयात का मूल्य निर्यात की गई मूल्य की अपेक्षा अधिक है, तो व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। तो इसे कहते हैं व्यापार संतुलन ऋणात्मक होगा।
कैसे? जैसे भारत ने ना किसी देश को 100 वस्तुएं आयात की, निर्यात कर दी, हमने 50 ही निर्यात किया। जैसे भारत ने किसी देश को निर्यात कर दी यानी बेच दिया, 50 ही बेची है, लेकिन हम वहाँ से खरीद रहे 100 हैं, हमने तो उनको 50 ही बेची, हम खरीद रहे 100 हैं, यानी कि व्यापार हम कम कर रहे हैं, एक सा नहीं है। यहाँ पे देखो 50, यहाँ पे 100, हमने किसी वस्तु को उन्हें ज़्यादा रुपए चुकाए हैं और उससे हम कम ही रुपए में कुछ खरीद रहे हैं, तो यानी हमने उनसे खरीदा ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा एक प्रकार से घाटा होगा। तो ये हो गया ऋणात्मक संतुलन। फिर एक दूसरा इसमें दिया है परिभाषा, दोबारा बताते हैं इस परिभाषा को। यदि निर्यात का मूल्य आयात मूल्य की अपेक्षा अधिक हो, निर्यात का मूल्य आयात मूल्य की अपेक्षा अधिक हो तो ये होगा धनात्मक। धनात्मक कैसे? जैसे भारत ने किसी को 100 वस्तुएं दी और उनसे 50 ले रहा है, तो भारत को 50 का प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि हम किसी देश में, हमारा यानी कि देश विकसित है, हमें ज़्यादा चीज़ नहीं खरीदनी, हम ज़्यादा खरीदते ही रहेंगे तो हमें नुकसान होगा। इसलिए हमें अपने देश में वो वस्तुएं उत्पादित करनी है ताकि हम दूसरे देशों को तो फुल दे सकें और उनसे बहुत कम मात्रा में चीज़ लें। जैसे चीन है ना, तो चीन भारत को बहुत सी वस्तुएं देता है और भारत के पास इतना नहीं है कि चीन को दे पाएँ, तो एक प्रकार से ऋणात्मक होगा वो। इसलिए विकसित देश ज़्यादातर धनात्मक ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास सभी वस्तुएं हैं, वो बहुत कम वस्तुएं खरीदते हैं। तो खरीदना नहीं है, हर बार कुछ अपने देश में उत्पादित करनी है ताकि इसमें ऋणात्मक ना हो और हम निर्यात ज़्यादा करें। जैसे गेहूँ हमने बहुत ज़्यादा हो गया तो हमने दूसरे देशों को निर्यात कर दी और इससे हमें जो आमदनी हुई उससे हम अपने देश में कुछ व्यापार करें। ये 2 परिभाषा है आसान सी। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है द्विपार्श्विक व्यापार है, दूसरा होता है बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक व्यापार 2 देशों के या एक दूसरे देश के साथ, जैसे यूएस से और भारत के साथ जो व्यापार होता है ना 2 देशों के मध्य, वो होता है द्विपार्श्विक व्यापार। और बहुपार्श्विक व्यापार जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है, बहुत से व्यापारिक देश यानी भारत, चीन, रूस, जापान, इसमें तो 2 ही देश हो रहे हैं, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। लेकिन बहुपार्श्विक में बहुत सारे देश मिलके जो व्यापार करते हैं उसे बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 ही पक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक परिभाषा आती है, डफ करना क्या होता है। डफ जिसे कहते हैं, डफ करना क्या होता है और इसका दूसरा नाम है विक्रय प्रथा। लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तु को 2 देशों से विक्रय करने की प्रथा को डफ करते हैं। 2 देशों में विक्रय, ये इसमें ये इसका आंसर होगा। 2 देशों से विक्रय करने की प्रथा को डफ करना कहते हैं, इसके ब्रैकेट में लिख लेना ये। उसके बाद में कहते हैं मुक्त व्यापार क्या होता है। एक परिभाषा इसमें, मुक्त व्यापार वो होता है जिसमें व्यापार की सभी छूट दी जाती है, व्यापार को मुक्त कर दिया जाता है, अथवा व्यापारिक उदारीकरण के रूप में जाना जाता है इसे। जिसमें छूट किस प्रकार मिलती है, इसमें जो सीमा शुल्क लगता है ना, सीमा शुल्क उसको घटा दिया जाता है। जैसे किसी देश से दूसरे देश में व्यापार करने में सीमा शुल्क 100 लग रहा था ना, उसको घटा के 40 कर दिया, तो वो व्यापार उनको बहुत फ़ायदा होगा और वो अधिक से अधिक व्यापार करेंगे, इसे कहते हैं मुक्त व्यापार। उसके बाद में इसमें दोस्तों हमने लगभग सभी देख लिया। आगे बात करते हैं पतन किसी देश के पास जो भी व्यापार करते हैं ना, पानी
पानी वाले जहाज़ों से इसे कहते हैं। इसमें इसमें इस किताब में पतन का एक ही दिया है, वो आपको याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को विश्व का सबसे बड़ा स्थलबंध पतन है। स्थलबंध पतन है, तो एक ही याद रखना है आपको, सैन फ्रांसिस्को विश्व का सबसे बड़ा स्थलबंध पतन है। फिर पतन के प्रकारों की बात करते हैं। पतनों को वर्गीकृत के द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार 2 प्रकार से इन्हें विभाजित किया गया है, और पतन के प्रकार हैं औद्योगिक पतन और वाणिज्य पतन। इसमें 2 ही प्रकार दिए हैं, दोनों आपको याद रखने होंगे। औद्योगिक पतन क्या होता है? ये पतन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, आवश्यक तेल, रसायन, जो उद्योगों से व्यापार वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वो औद्योगिक हो गया। उसके बाद में वाणिज्य पतन, वे पतन सामान्य नौभार जिसमें उत्पादकों का विनिर्माण वस्तुओं का निपटान करते हैं। पतन यात्री यातायात का भी प्रबंधन करते हैं, ये हो गए वाणिज्य पतन। फिर एक वाणिज्य पतन का उदाहरण है लेनिनग्राड, अगर आपको आए क्वेश्चन में तो एक वाणिज्य पतन है। फिर अवस्थिति के आधार पर पतन के प्रकार। अवस्थिति के आधार पर पतन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतर्देशीय पतन और दूसरा होता है बाह्य पतन। मैं इनको बोल देता हूं ताकि आपका टाइम कम लगे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अवस्थिति के आधार पर 2 पतन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतन, अंतर्देशीय पतन वे पतन होते हैं समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, मानचेस्टर एक नहर से जुड़ा है, मिसिसिपी नदी पर अवस्थित है। राइन के अनेक पतन हैं, जैसे मैनहीप और ड्यून्सबर्ग, और कोलकाता हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा है। तो ये हो गया अंतर्देशीय पतन, एक ही देश के साथ नज़दीकी सीमा से किसी नदी से जुड़ते हैं, उसे अंतर्देशीय पतन कहते हैं। बाह्य पतन, ये गहरे जल के पतन हैं जो वास्तविक पतन से दूर होते हैं। ये दूर होते हैं, बाह्य शब्द ही दूर है, दूर होते हैं। ये उन जहाज़ों जो बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में अक्षम हैं को ग्राह्य करके पृथक पतनों को सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें पतन दिए गए हैं एथेंस पतन तथा यूनान के इसके बाह्य पतन पेरेंस उच्च कोटि के संयोजन हैं। फिर अब बात करते हैं विशिष्ट इकट्ठ कार्यों के आधार पर पतनों के प्रकार। अवस्थिति के आधार पर 2 होते हैं, अंतर्देशीय और बाह्य। अब विशिष्टीकृत आधार पर पतनों के प्रकार की बात करते हैं तो ये 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तेल पतन, जो तेल का ही काम करते हैं जिस प्रकार से। फिर होते हैं मार्ग पतन, विशिष्ट हो गया एक प्रकार से ये सभी। फिर हो गया एक पैकेट, यानी पैकेट स्टेशन को फेरी पतन भी कहते हैं। फिर हो गया 4 नंबर अंतरपो पतन, और 5 नंबर हो गया नौसेना पतन। तो तेल पतन की बात करते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। विशिष्टीकृत आधार, ये विशिष्ट हैं सभी अपने अपने क्षेत्रों में। तो तेल पतन, ये पतन तेल के प्रकरण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं।
इनमें से कुछ टैंकर पतन हैं, टैंकर में ही आता है तेल, तो इसमें से कुछ टैंकर पतन भी हैं, तथा कुछ तेल शोधन पतन हैं, तेल का काम करेंगे जो तेल शोधन भी होंगे, जैसे वेनेजुएला में माराकाइबो, ट्यूनीशिया में एस्कीरा, लेबनान में त्रिपोली टैंकर पतन है। टैंकर पतन 3 बताए हमने, वेनेजुएला में माराकाइबो, ट्यूनीशिया में एस्कीरा और लेबनान में त्रिपोली, ये तीनों टैंकर पतन है। फिर पर्शिया की खाड़ी पर अब्बादान एक तेल शोधन पतन है। तो एक याद करना आपको, तीनों बच गए वो तो तेल पतन, और अब्बादान आए ना तो वो हो गया तेल शोधन। अब्बा घर पे आए तेल मांगने, उन्हें तेल जो मांगने आते हैं ना बूढ़े बुढ़ापे, वो तेल शोधन, और बाकी टैंकर पतन। फिर दूसरा आता है मारक पतन। मारक पतन को विश्राम पतन कहते हैं। अब किसी मार्ग पे जाते हैं तो हम थक जाते हैं तो वहाँ पे विश्राम करते हैं, तो इसको विश्राम पतन भी कहते हैं। ये ऐसे पतन हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित होते हैं, जहाँ पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री के लिए लंगर डालने लगाते हैं। लंगर, हम मार्ग में विश्राम करते हैं तो वहाँ पर लंगर लगाते हैं, और कुछ भी हमें चाहिए होते हैं सामान तो हम वहाँ से नज़दीकी से ले आते हैं, तो एक प्रकार का ये मार्ग पतन है। वहाँ से ये तेल भरवाने आते हैं और अपना काम करते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अदन, होनोलुलु और सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण हैं मार्ग पतन के। अगर आप अदन, होनोलुलु और सिंगापुर जाएं तो बीच में आपको मार्ग पतन मिलेंगे, जहाँ पे आप ईंधन भरने और जल भरने और खाद्य सामग्री लेने में लंगर डाल सकते हो। फिर बात करते हैं पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन, इन्हें फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करने या एवं जलीय क्षेत्रों के द्वारा आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन आवागमन से जुड़े होते हैं। ये स्टेशन जोड़ों को इस तरह अवस्थित होते हैं कि जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, पैकेट स्टेशन में इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस का केलाइस, इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस का केलाइस एक पैकेट स्टेशन है। फिर बात करते हैं 4 नंबर, आंत्रपो पतन। ये एक अवतरण केंद्र है जिसमें विभिन्न देशों के निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। विभिन्न देशों के निर्यात की वस्तुएं लाई जाती हैं। जैसे सिंगापुर एशिया के लिए एक अंतर्गोपतन है। सिंगापुर से एशिया के लिए जो भी वस्तुएं आती हैं एक अंतर्गोपतन है। रोटरडम यूरोप के लिए और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए एक अंतर्गोपतन है। फिर बात करते हैं लास्ट में नौसेना पतन। ये केवल सामाजिक महत्व के पतन होते हैं। ये पतन युद्धक जहाज़ों के लिए सेवा देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। जैसे कोच्चि का कारवाड़ भारत का एक नौसेना पतन है। तो इसमें भारत का एक ही नाम आया तो आपको याद रखना होगा। नौसेना पतन में कोच्चि का एक पतन है कारवाड़, कोच्चि का एक पतन है कारवाड़ जो एक नौसेना पतन है। तो ये दोस्तों आज का पाठ था, अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने टाइम का ध्यान रखते हुए पूरा पाठ पढ़ दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।